हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। जी हाँ, जितने भी चीज़ें हैं आप देखिए कि अब मान लो कि मेरे हाथ में ये मार्कर पड़ा है, ये ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी। कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी है वो वैसी ही पड़ी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको उठा ना ले या उसके ऊपर लग ना जाए। अदरवाइज क्या है कि जो चीज़ जैसी है वो हमेशा वैसी ही रहने की कोशिश करती है। ये न्यूटन साहब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको हिलाए डुलाए ना। ठीक है दोस्त, अब ये फोर्सेस जो होती हैं, जितने भी बल हैं, ये कौन कौन से तरह के बल हैं, आइए उनके बारे में हम देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। एक सेकेंड और, ये देखिए सबसे पहली है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर फ्रिक्शन के बाद कौन सी आती है? ग्रेविटी आती है। फ्रिक्शन देखिए कि जब भी आप चलते हैं तो उसके अपोजिट में लगता है। अब ये चलने के लिए उसके अपोजिट में ही लगेगा या आगे लगेगा, ये बहुत मजेदार कंसेप्ट है फ्रिक्शन का। आपको जो चीजें लगेंगी ना आपके दिमाग को, बिल्कुल उसके विपरीत होती हैं फ्रिक्शन में। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और वो पेपर में भी आ सकती हैं। आप देखना, मैं आपको रियल एप्लीकेशंस दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, अभी थोड़ा सा बस इतना सा समझ लीजिए कि कोई चीज़ यूं मूव कर रही है अगर घिसड़ के, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे ही आप देखिए ग्रेविटी है, जो ये तो हम पिछले वीडियोस के अंदर भी करते आ रहे हैं कि सेब ऊपर से नीचे गिरा। न्यूटन साहब ने बोला था कैसे गिरा, ग्रेविटी की फोर्स है कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ सब कुछ खींच रही है, तो इस वजह से ये गिरा। ऐसे ही आप देखिए कि अप्लाइड फोर्स होती है, यानी कि ये जो है कंटेनर, अब एक व्यक्ति को इधर से लेके दूसरी जगह पे जाना है तो वो इसको पुश करेगा, तो इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। फिर स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स होती है। स्प्रिंग अपना काम करता है, देखिए गाड़ी के शॉकर्स वगैरह हो गई, स्प्रिंग हो गया, बहुत जगह पे स्प्रिंग का काम है, तो वहां भी एक फोर्स जनरेट होती है। आप स्प्रिंग को यूं करके यूं छोड़ दीजिए तो वो भी एक फोर्स जनरेट होती है। फिर ड्रैग फोर्स है, जब एरोप्लेन जा रहा होता है तो ये ड्रैग फोर्स है ना, कि एयर का प्रेशर आगे से लगता है लेकिन उसको काटते हुए जाता है, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइंड बना होता है, तो ये ड्रैग फोर्स हो गई। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये समझिए ये मेरा हाथ के ऊपर ये पड़ा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स हमेशा लगेगी। देखिए ये जो है ना, ये अपनी नॉर्मल फोर्स लगेगा नीचे, और जो नीचे वाला सरफेस है वो अपनी नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर यूं लगा देगा। तो इसकी ऊपर नीचे वाले सरफेस की लगेगी ऊपर और इसकी लगेगी नीचे, तो ऐसे करके ये एक जगह पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। फिर आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स, आपने देखा होगा कई बार कि जैसे आप कोई भी प्लास्टिक वाली कंघी को ना यूं 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 करके छोटे छोटे पीस कर लेना, पेपर के पीसेस पे यूं करना, तो एकदम से वो उसको चिपक जाएंगे। ये हो गया एक तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई, है ना। ऐसे ही देखिए मैग्नेट आपने देखे होंगे, मैग्नेट क्या करते हैं, छोटे छोटे लोहे की पिंस होती हैं ना, आप उनके पास मैग्नेट को ले जाइए तो वो अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? मैग्नेट के पास क्या है, एक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो यूं करके उसको खींच रहा है। ठीक है, तो वही होगी मैग्नेटिक वाली। तो इलेक्ट्रिकल वाली तो मैंने बता ही दी है कि स्टैटिक चार्ज वाली बता दी। या फिर आप देखिए कि बिजली है, बिजली के थ्रू हम इतने काम करते हैं कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो अपनी एक बहुत तगड़ी वो है, फोर्स है, इससे तो बहुत कुछ होता है, आपको डेली लाइफ में ही पता है ये सब चीज़ें। तो ठीक है, ये यहाँ भी मैंने वही वही चीज़ें समझा रखी हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चलती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जांपल और दे रखे हैं, ये वैसे से एग्जांपल हैं, वही जो ऐसे करके ऐसे करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्स अल्टीमेटली करती क्या है, ये क्या करेगी, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ये वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, ये चाहे तो शेप को भी चेंज कर सकती है। आप मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है या कोई भी रबर की चीज़ है, आप उसको यूं करके फोर्स कर देंगे तो उसकी शेप यूं करके पिचक जाएगा, तो चेंज हो जाएगी। या फिर ये देखिए आप, ये रिया ये है ना एक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फोर्स के साथ, ये लीजिए, मैं इसकी ये शेप कर दी, बिगाड़ दी मैंने, ये लिए, ये शेप चेंज होगी ना, मैंने क्या किया, फोर्स लगाई है। सिंपल सी चीज़ है कि बल के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास मानसिक है या फिजिकल है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होती है। और सीजीएस में अगर मैं बात करता हूँ, ये तो एसआई की सिस्टम में है, सीजीएस मतलब कि वही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाले में, तो उसमें इसकी यूनिट होती है डाइन। अब डाइन जो होती है ना, ये डायन नहीं है, ये डाइन है। हमारे मास्टर हमें पढ़ाया करते थे बचपन में, डायन डायन करके, है ना, ये डाइन है। वन न्यूटन जो है, नॉर्मल कह रहा हूँ, 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। यानी कि वो 1 न्यूटन की जो पावर है वो किसकी इक्वल होती है, फोर्स होती है जो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होती है। इसको डाइन करो, डाइन। ठीक है दोस्त, ये होता है।
फिर यहाँ पे क्या है कि इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये बॉडी जो है कोई भी पड़ी हुई यहाँ पे, ये कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब ऊपर और नीचे, साइड और वाइड की फोर्सेज जितनी भी है वो बराबर लगी हों, ताकि उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है। इस वजह से ये जो फोर्सेज हैं ये बैलेंस्ड है सारी की सारी। अब आप देखिए, और इसी के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे है वो जो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो इफेक्ट्स हैं, एक तो वो क्या कर सकता है कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकती है। दूसरा, कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको स्टॉप कर सकती है फोर्स, है ना। कोई गेंद यूं डोलते डोलते आ रही है, आप यूं उसको रोक सकते हैं तो फोर्स से रोकेंगे। फिर फोर्स चेंज कर सकती है शेप को, ये तो मैं बता चुका हूं। फिर चेंज कर सकती है डायरेक्शन को। ये सारे के सारे काम होते हैं फोर्स के दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो, पहले मैं एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं। ये एक अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स है तो यानी कि आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे दो तरह की फोर्सेस निकल के आती है, एक होती है पुश, दूसरी होती है पुल। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्यूट सी लड़की है और ये क्यूट सा लड़का है। यहां पे ये जो है रेडी को, अगर ये लड़की यूं धक्का मारेगी, इसको बोलेंगे पुश। मैं एग्जांपल से और समझाता हूं। ये बड़ा बक्सा, अगर मैं इस बक्से को यहां से यूं धक्का मार के इसको आगे को लेके जाऊं, ये क्या होगा? पुश हो गया। लेकिन अगर मैं पकड़ के इसको यूं लेके आऊं अपने पास, यूं लेके आऊं, ये क्या हो गया? एक तरह से पुल हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड का बताता हूं। जैसे ये मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है ना। अगर तो मैं देखिए कि पहले पुल करने की कोशिश करता हूं, अगर तो मैं इसको ऐसे करूं, ये क्या हो गया? ये पुल हो गया। क्या किया आपने? इसको खींचा है, पुल हो गया ये करना। लेकिन अगर मैं इसको यूं करूं, अब देखो वापस से देखो, ये मैंने क्या किया? इसको पुश कर दिया, समझ गए? इसको यूं कर दिया और ये पुश हो गया। यूं कर दिया तो पुल हो गया एक तरह से। ठीक है दोस्त, तो ये पुश और पुल का एग्जांपल मैंने थोड़े से आपको बताए। पुश का सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल होते हैं। जैसे कोई लड़का गाड़ी को कर रहा है पुश, या किसी बक्से को कर रहा है। अब इसमें देखिए, अगर आप घर के अंदर देखिए तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर है। आप सोचेंगे कि ये दोनों कैसे हो सकता है पुश करना? डिपेंड करता है आप दरवाजे के उस पार हैं या इस पार हैं। जैसे मान लीजिए कि दरवाजा आप बिल्कुल कमरे के बाहर हैं, तो आप जाते ही यूं मारेंगे दरवाजा और खोल देंगे उसको, ये क्या हो गया? पुश हो गया। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति अंदर है तो वो उसको यूं करके खोलेगा, तो वो क्या हो गया? पुल हो गया। ऐसे ही आप देखिए, कई दरवाजे होते हैं जो अब खींच के खुलते हैं, कई होते हैं जो पुश करके खुलते हैं। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना, दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा। पुश के अंदर भी आएगा और पुल के अंदर भी आएगा। तो क्योंकि हर तरह के दरवाजे हो सकते हैं, पुश वाले भी हो सकते हैं और खींच के खोलने वाले भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा दरवाजा है। आपने कई शोरूम्स में गए होंगे तो यूं पकड़ के यूं खींचा होगा, तो वो पुल से खींचने वाला हो गया। अगर यूं करके फोर्स लगा के उसको खोल रहे हो तो वो पुश से हो गया। फिर टेबल को पुश करना, कार को पुश करना, थंब पिन्स आपने देखा होगा कि एक बुलेटिन बोर्ड लगा है, यूं अपनी एक कोई पेपर लगाते हैं और यूं करके टक करके एक पिन सी लगा देते हैं, वो क्या हो गया? वो भी पुश हो गया। वॉकिंग करना भी एक तरह से पुश ही है, क्योंकि आप देखिए कि जब आप वॉक करते हैं तो आप जमीन को यूं करते हैं, यूं पीछे को पुश करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पुशिंग वाला काम। अब जब पुश करेंगे आप तो होगा क्या कि जो पुशिंग फोर्स है, आप अगर आगे को लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स फिर पीछे को लगेगी। अगर आप पुशिंग फोर्स पीछे को लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आगे को लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शन फोर्स। बस ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे देखिए ये पुल है। पुल में भी क्या है, वही मैंने बताया। ये जो लड़का है इसको यूं खींच रहा है, अगर टक करके खींच रहा है तो ये क्या हो गया? पुल हो गया। अब जैसे कि गिटार है, गिटार के अंदर आप टक करते हो, है ना, ऐसे करते हो, तो वो क्या है? आपने प्लग किया, यानी कि आपने क्या किया? पुल किया उसको। फिर आप देखिए कि रोप्स वाइल प्लेइंग टग ऑफ वार, ये देखो दो टीम्स जो हैं ये खेल रही हैं, ये इधर से रस्सी खींच रहे हैं, वो उधर से रस्सी खींच रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है? ये खींच रहे, पुल कर रहे हैं, ठीक है, पुलिंग हो गया ये। फिर ऐसे ही आप देखिए ओपनिंग ऑफ ड्रॉर, आपके घर में कोई ड्रॉर होगा, आप यूं पकड़ के उसको यूं खोल के उसके अंदर से कोई चीज निकाल के और वापस से उसको यूं बंद कर देते हो। जब आप उसको यूं खोलते हो तो ये क्या हो गया? पुल हो गया। जब आप उसको यूं फोर्स करके बंद करते हो ये पुश हो गया। ऐसे ही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर हो गया, विंडो कर्टन्स हो गया, ये सब क्या है? पुल और पुश के एग्जांपल्स हैं। अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। बैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज ए चेंज इन मोशन, यानी कि
मोटा मोटा मैं सीधा सीधा आपको बात समझाता हूँ कि बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे टग ऑफ वार चल रहा है, अगर ये भी 300 की फोर्स से खींच रहे हैं, 300 न्यूटन से, और ये भी 300 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि क्या ये आपको ऐसे ही नहीं लगेंगे कि ये एक ही जगह पे स्टिल है? क्या ये लोग इधर को जा सकते हैं या ये लोग इधर को जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए दोनों एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इधर वालों के अंदर एकदम से क्या हो गया, माता जी ने शक्ति दे दी, तो ये ज्यादा इनके अंदर बल आ गया, इन्होंने और जोर के खींचा, तो इन्होंने 400 न्यूटन लगा दी, इधर इधर 400 न्यूटन लगा दी, वो बेचारे लगा ही नहीं पाए, वो थक गए, है ना, तो वो 300 न्यूटन ही लगा पाए। तो यानी कि यहाँ वालों ने खींच लिया, तो ये क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि इन्होंने ज्यादा फोर्स लगा दी, तो वो उछल के इधर आ जाएंगे। अब तो अनबैलेंस जब भी कोई चीज होगी, वो गिरेगी या वहां से मूव होगी, तो वही चीज है, उनकी मूवमेंट होगी, और ये भी इधर को गिरेंगे और वो इधर को गिरेंगे। यानी कि एक तरह से जब भी फोर्सेस का अनबैलेंस होगा, तो उनको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट, मोशन या किसी डायरेक्शन में मोशन जरूर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नीट्यूड भी हो जाए फोर्स का। तो ये मैंने दोनों के बताए एग्जांपल। ऐसे ही आप देख सकते हैं 50 न्यूटन से खींच रहा है, ये 30 से खींच रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। सेम ये है कि हवा का प्रेशर जो है वो 16 न्यूटन का ऊपर को लग रहा है और पक्षी 25 न्यूटन से नीचे आ रहा है, ये भी अनबैलेंस्ड होगी एक तरह से। ये सब आप देखिए, रॉकेट है, ये भी अनबैलेंस्ड हो गया कि 100 न्यूटन का नीचे लगा रहा है और थ्रस्ट जो है ऊपर 300 न्यूटन की लग रही है, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब मैं नेट फोर्स की बात करता हूं। आप देखिए कि व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करती हैं एक बॉडी पे, तो हम हमेशा देखते हैं कि वो नेट फोर्स कितनी है उसके ऊपर। अब ये डिपेंड करेगा, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स को नहीं देखेंगे, हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी देखेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देखेंगे। तो जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में सपोज कीजिए ये बॉल यहाँ पे पड़ी है, अगर ये यहाँ के यहीं पड़ी है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर को लग रही होगी, एक नीचे को लग रही होगी, तो वो बैलेंस कर रही है। इसका वेट नीचे को ऐसे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर को लग रही है, तो नॉर्मल फोर्स और वेट जो है ना आपस में बैलेंस हो गए, यानी ये यहीं की यहीं खड़ी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बॉल को आप इधर से 12 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और इधर से एक लड़का 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, तो ये बताओ मेरे को कि सपोज कीजिए यहाँ हवा है, हवा इधर 8 न्यूटन से चल रही है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो बॉल को 12 न्यूटन से, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि बॉल एक ही जगह खड़ी रहेगी? जी नहीं। आप क्या बोलेंगे कि इधर से फोर्स ज्यादा लग रही है 4 न्यूटन की, तो अब 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 न्यूटन की स्पीड से बॉल जो है इधर जाएगी। 4 न्यूटन फोर्स के हिसाब से जितनी भी स्पीड बनती है, बॉल इस तरफ जाना शुरू कर देगी। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स कितनी होगी, 4 न्यूटन होगी। किस साइड में होगी, डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी आपको, राइट साइड में होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी फोर्स के अंदर। ऐसे ही आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, पुशिंग वगैरह का, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का मैं मेन अभी बताता हूँ आपको एक एक डिटेल, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ऐसी टॉपिक्स हैं जो अभी निकल के आएंगे, जब आपको समझ में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है क्या, एक तरह से कोई भी मोशन हो रहा है ना, किसी सरफेस पे हो रहा है, तो आप देखिए कि अगर बर्फ की सिल्ली पे कुछ हुआ, बर्फ की सिल्ली पे कोई फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या है, रोकने की एक फोर्स है। तो बर्फ की सिल्ली बहुत प्लेन होती है, वहां फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो आप देखिए कि वहां पे किसी चीज को छोड़ दिया तो फिसलते हुए यूं जाएगी बर्फ के ऊपर। जबकि आप देखिए कि एक खुरदरा रोड जो होगा, वहां पे किसी चीज को छोड़ दो तो वो, अगर आप सोच रहे हैं कि वो यूं लुढ़कते लुढ़कते चली जाएगी, तो वहीं थोड़ी सी लुढ़केगी, उसके बाद बीच में कहीं रुक जाएगी। क्यों रुकी? क्योंकि फ्रिक्शन ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई और उसको वहीं के वहीं रोक दिया। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा एग्जांपल कि अगर ये घसीट के बेंच को इस तरफ लेके जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन है, क्योंकि ये इसका बेंच का मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन जो है इस तरफ लगेगा। ये घसीटने का बात होगी, रगड़ खा के जा रही है, इस वजह से, क्योंकि ये इधर जा रही है, तो दूसरी फोर्स फ्रिक्शन की इस तरफ लग रही है। ठीक है दोस्त, लेकिन अभी आगे और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे जहां पे फ्रिक्शन में आप कंफ्यूज होंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे ही देखिए आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है। ये देखिए कि ये स्लाइड करके जा रही है कोई चीज ऐसे करके, तो फिर अगर स्लाइड इधर को कर रही है तो फ्रिक्शन इधर को लग जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग में ही अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अगर इधर को रोल कर रही है तो फ्रिक्शन इधर को लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कार के अंदर है, कार के अंदर बहुत सारे तरीके हैं फ्रिक्शन लगाने के, अब उसमें आप कंफ्यूज होंगे, अभी थोड़ी देर के बाद कार के ऊपर आएंगे। पहले आप आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या बता रखा है यहाँ पे। 10 एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे जो फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए सरफेस, ये हो गया।
अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, स्केटिंग, वॉकिंग ऑन द रोड, राइटिंग, कुछ भी आप राइटिंग कर रहे हैं नोटबुक पे, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही पेन लिख पा रहा है। फ्रिक्शन ना हो, आप कभी बर्फ की सीली पे लिखने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है, लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होगा तो ही आप पेन से लिख पाएंगे। ऐसे करके ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं फ्रिक्शन के, और कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक पे मैं आपको लेके आता हूं। एक जिज्ञासा मैं अब आपके मन में जगाने वाला हूं, बहुत मजा आपको आएगा। आप देखिए कि जब आप कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप एक साइकिल चला रहे हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप किसी चीज को घसीटते हैं, मान लीजिए कि आप इसको फोर्स लगा के यूं फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आगे को जा रहा है यूं, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फिर पीछे को लगेगा। ये खुद आगे को जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। समझ गए? इसको रोकने के लिए। अब देखिए कि मैं साइकिल का पूछता हूं। साइकिल जब आप चला रहे हैं तो फ्रिक्शन देखिए अगले वाले पहिए और पिछले वाले पहिए पे कहां कहां लगेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचिएगा कि कहां लगना चाहिए, तो आप हमेशा गलत ही पाएंगे। आपका दिमाग क्या बोलेगा? ये नीचे वाले एरोस को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ साइकिल को देखिए। तो आपका दिमाग बोलेगा साइकिल तो आगे जा रही है, साइकिल आगे जा रही है, तो यहां आगे वाले पहिए पे पीछे को लगेगा। पिछला वाला पहिया भी तो आगे ही जा रहा है, तो आप बोलेंगे यहां भी पीछे को लगेगा। यानी आपका दिमाग बोलेगा कि ये जो पूरी साइकिल है, इस पूरी साइकिल के अंदर फ्रिक्शन यहां भी पीछे को लगेगा, फ्रिक्शन यहां भी पीछे को लगेगा, क्योंकि पूरी साइकिल तो आगे को जा रही है। आपका दिमाग आपको ये बोलना शुरू कर देगा, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। इससे होता क्या है, ये जो टायर है ना, इसमें फ्रिक्शन आगे को लगता है और इस वाले टायर में पीछे को लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला आ गई, जबकि हमें तो लग रहा था कि फ्रिक्शन इधर को ही लगना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखना कि जो आपकी साइकिल होती है, साइकिल के अंदर जो मेन पावर आप लगाते हैं अपने पैरों से, वो कहां लगाते हैं? आगे वाले टायर पे लगाते हैं, पीछे वाले पे? हमेशा पीछे वाले पे लगाओगे। क्यों? क्योंकि चेन का सिस्टम देखिए कहां लगा हुआ है, ये पीछे वाले टायर पे सारी की सारी चेन अटैच्ड है। आप पैडल मारेंगे तो आगे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो मेनली फोर्स आपकी लग रही है वो पीछे वाले पे लग रही है। आगे वाले पे कहां है चेन? आगे वाले पे चेन थोड़ी है, पीछे वाले पे चेन है। तो फोर्स आपकी चेन के ऊपर कहां लग रही है? आपके पैडल्स के थ्रू पीछे वाले टायर पे लग रही है। यानी कि जब आपका ये जो चेन घूमेगी तभी ये टायर घूमेगा। जब आप देखिए कि ये टायर घूमेगा, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, तो ये टायर इस तरफ को घूम रहा है ना, तो ये यहां से पीछे को एक फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज है, ये यूं करके आई, तो ये यहां से यूं लगाएगा फोर्स, यानी ये पीछे को फोर्स लगाएगा। टायर जब पीछे को फोर्स लगाएगा, जब गोल घूमेगा, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो जब ये टायर खुद घसीट पीछे को लगा रहा है, तो फ्रिक्शन इसके आगे को लगेगा। समझ गए इस चीज को? ये कहां पे होता है ये कंसेप्ट? जब हम देखते हैं ना कि ये ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ये कंसेप्ट हम वहां देखते हैं जहां पे हमारे पास कोई इंजन फोर्स लगा रहा है या हमारे पैर फोर्स लगा रहे हैं जिस जगह पे, ये उस जगह पे कंसेप्ट देखा जाता है। लेकिन आप यहां पे देखिए आगे वाले टायर पे, आगे वाले टायर में तो भाई कोई चेन नहीं है, कुछ नहीं है। आगे वाले टायर पे फोर्स कहां लग रही है? अब मैं आपको बताता हूं। ये जो लोहे का डंडी होती है ना, यहाँ पे एक ऐसे करके, ये डंडी के साथ एक ऐसे डंडी अटैच होती है। वो डंडी जो है, जब ये गोल घूमेगा ना, तो वो डंडी इसको, पहिए को यहां पे पुश मारेगी। जब पहिए को यहां पुश मारेगी ना, तब ये पहिया गोल घूमेगा। अब आपको शायद समझ में आया बात कि जब ये डंडी यहां पुश मार रही है तो पहिया तो इस तरफ को जा रहा है। तो अब जब पहिया इस तरफ को जा रहा है, तो ये एक तरह से रबिंग की कंडीशन है। ये ऐसे वाली कंडीशन नहीं है, ये एक तरह से यूं आगे खिसकाने वाली कंडीशन है। जब यहां पे घसीट मचेगी आगे को, तो भाई फ्रिक्शन जो है यहां पे पीछे को लगेगा, क्योंकि ये फोर्स आगे को लग रही है, तो फिर फ्रिक्शन पीछे को लगेगा। इस वजह से यहां पे दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, एक लग रहा है आगे को पीछे वाले पे, और यहां लग रहा है इस तरफ को। ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपके दिमाग में एक और जिज्ञासा जगाता हूं, और मजा आने वाला है। अब आगे साइकिल की चीजों को छोड़ के अब आप बढ़िए बाइक को भी छोड़ दीजिए। अभी बाइक में जाएंगे फिर कंफ्यूजन आएगा। आप कार के ऊपर आइए सीधा। एक कार है आपके पास, अब पीछे वाले और आगे वाले पे बताइए कि फ्रिक्शन कहां लगेगा। अब अगर कोई बच्चा बताएगा तो मजा आएगा। आप अभी भी उल्टा ही बताएंगे, इन डायरेक्शंस को छोड़ दो, अपने दिमाग से बताओ कहां लगेगा। साइकिल का कंसेप्ट देख लो, साइकिल के हिसाब से आप बच्चे ना क्या करेंगे, जो साइकिल में लगा वही वहां पे लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज को चूक कर दिया होगा। क्या चीज चूक कर दी? कि जब भी आपकी इंडिया के अंदर कोई गाड़ी है ना, इंजन कहां होता है? इंजन गाड़ी में
अच्छा ये छोड़ो मेरे को, अब इंजन जो है वो कौन से टायरों को घुमाता है? पीछे वाले दो टायरों को घुमाता है गाड़ी में। गाड़ी के अंदर इंजन जो होता है गाड़ी के अंदर, वो पीछे वाले दो टायरों को घुमाता है या आगे वाले दो टायरों को घुमाता है? बताओ। आधी जनता को यही नहीं पता। आधे से ज्यादा जनता ये सोचती है कि जो टायर, ये जो इंजन है ना, वो पिछले वाले दो टायर को घुमाता है। जी हाँ, आधे से ज्यादा, हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक हो कि जो सोच रहे हैं कि जो टायर पीछे वाले हैं उनको इंजन घुमाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कभी भी देख लेना, गाड़ी के अंदर इंजन कहाँ होता है? गाड़ी के आगे होता है इंजन। जहां ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर के आगे बोनट होता है। कई बार आपने देखा होगा यूं बोनट खोल के वो धुएं भी निकलने लग जाते हैं। इंजन कहाँ है दोस्त? गाड़ी के आगे है, इस बोनट में है इंजन। अगर इंजन यहां है तो वो पीछे वाले टायरों को कहां से घुमा देगा भाई? है वो आगे वाले टायरों को घुमाएगा दोस्त। तो यहां पे आप देखिए कि जो आप यहां से पैरों से फोर्स लगा रहे थे, पीछे वाले टायर को घुमा के लगा रहे थे, लेकिन यहां पे जो है आपके पैर नहीं फोर्स लगा रही है, इंजन फोर्स लगा रहा है। और फोर्स कहां लग रही है? आगे वाले टायर्स पे लग रही है दोस्त। जब आगे वाले पे लग रही है तो यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन के हिसाब से देखना है। तो आप देखिए कि ये जो है अब ऐसे को घूमेगा तो ये घसीट मचेगी इधर को। ये देखो यहां दिखा भी रखा है, घसीट मचेगी ऐसे, ऐसे घिसड़ेगा यूं करके तो फ्रिक्शन लगेगा आगे को। लेकिन उल्टा कंसेप्ट लगना है पीछे वाले टायर पे। क्यों लगना है आप समझना। ये जो बीच में दिख रहा है डंडी, आप देखो एक टायर इधर है एक उधर है, ऐसे समझो। एक इधर है टायर, एक इधर है कार का, और यहां जो दो हैं ये तो इंजन चला रहा है। इन दोनों टायरों को तो इंजन चला रहा है, लेकिन ये जो है ना एक लीवर लगा के इनको ऐसे अटैच किया होता है। तो पीछे वाले जो हैं इनको, दो टायरों को कौन खींचता है? ये जो लीवर के थ्रू। जब ये आगे दो जाएंगे तो ये तो डंडी है ना जो, यही इन दो टायरों को उधर को खींचेगी। जब ये उधर को खींचेगी तो मोशन तो इधर को हो गया, इन टायरों पे घसीट मचेगी इधर को, तो इधर को मचेगी तो इन दोनों टायरों पे फ्रिक्शन जो लगेगा इधर को लगेगा। वही मैंने बताया कि इसके ऊपर जब वो लीवर इसको यूं करके खींचेगा तो ऐसे खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा इसके अंदर। इस वजह से इसमें इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा। ऐसे ही सेम इसमें कंसेप्ट बताया, सेम ऐसा ही कंसेप्ट इसमें बताया। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं? भाई ये कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा बाइसिकल और कार का, कभी भी आ जाएगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो आपको ये पूछेगा वो एग्जामिनर कि रियर व्हील पे लगेगा या फ्रंट व्हील पे लगेगा, और ये बता देगा कि फ्रंट व्हील जो है वो पावर्ड है। पावर्ड मतलब इंजन है यहाँ पे। तो आपको ये पूछ लेगा कि बताओ रियर व्हील पे फ्रिक्शन आगे को लगेगा कि पीछे को, या फ्रंट व्हील पे आगे को लगेगा पीछे को। भाई मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया। सेम आप यहां भी है, फ्रंट व्हील पे और रियर व्हील पे। यहां पे पावर कहां पे मिल रही है? रियर व्हील को, यानी कि पीछे वाले व्हील को मिल रही है। आपके पैडल जो है पीछे वाले व्हील को पावर दे रहे हैं, वहां पे आगे को पावर मिल रही है, यहां पीछे को पावर मिल रही है। सारे का सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत लगाई है भाई। ये मेहनत मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि बचपन से ही हमने जो, मेरी साइंस बैकग्राउंड थी, तो बचपन से मैंने फिजिक्स इतने अच्छे से पढ़ी है, इतने अच्छे से पढ़ी है कि मेरे को बहुत मजा आता था फिजिक्स पढ़ने में। आप मेरे को बोलेंगे ना एक एक चीज मैं उधेड़ मून करके दिखा दूंगा, फिजिक्स की पूरी पूरी डेरिवेशंस दिखा देंगे। लेकिन अब क्या है कि एसएससी हो या कोई वनडे एग्जाम हो, वहां पे उनका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं। इतनी सारी चीजें हैं ना फिजिक्स में करने की कि इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा फिजिक्स। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि जो डे टू डे के एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू समझाऊं और ये दिखाऊं कि कैसे उसमें आप जो सोच रहे हैं चीजें वैसे नहीं होंगी, उल्टा होती हैं वहां पे। आइए अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं, और एक रहेगी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। देखो जब भी किसी भी चीज को आप रस्सी से बांध के यूं गोल घुमाएंगे तो वो चीज खुद कहां जाने की कोशिश करेगी? बाहर को। लेकिन आप उसको कहां को खींच रहे हैं? एक तरह से अंदर को, क्योंकि आप देखिए कि यूं करके आप कर रहे हैं, एक तरह से यूं कर रहे हैं, तो आप धागे को अपनी तरफ खींच के और यूं गोल घुमाते हैं, जबकि वो वस्तु जो है ना वो खुद कहां जाना चाहेगी? वो बाहर जाएगी। अब समझो आप कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आप इसको अंदर को खींच के यूं गोल घुमा रहे हैं, तो ये अगर बाहर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा ना, तो ये कहीं यहां पे आके बीच में ही गिर जाएगा। समझे आप समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लड़का इसको इस तरफ को ना खींचे ना, इस तरफ को ना खींचे, और ये बॉल खुद को उस तरफ को ना डाले, तो ये रस्सी तो भैया ढीली पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा सही है कि यहां पे एक आदमी खड़ा है, आपने उसकी बेल्ट के साथ रस्सी बांध दी, इधर आप खड़े हो गए, आपने अपने हाथ से ना उस रस्सी को यूं खींचा, और पता लगे कि वो आदमी डोलता डोलता आपके पास आ गया, क्योंकि आपने भैया रस्सी को खींचा है। लेकिन अगर यहां पे ये आदमी
खुद इधर को फोर्स लगाना शुरू कर दे और इधर से आप रस्सी को फोर्स लगाना शुरू कर दें, अब रस्सी में क्या होगा, ढील खत्म हो जाएगी, रस्सी एकदम सीधी हो जाएगी। आप इधर को खींच रहे, वो इधर को खींच रहा, यूं करके रस्सी सीधी को हो जाएगी। और ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी कि ये जो बंदा इधर को फोर्स लगा रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो आप लगा रहे हैं इसको खींचने में फोर्स, ये होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए इस चीज को? यहां पे भी वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। ठीक है दोस्त, लेकिन वहीं पे अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल की यहां पे देखिए सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इधर की तरफ। ये एक नकली फोर्स है, एक तरह से कह सकते हैं, ये दिखाई नहीं देती, सूडो फोर्स इसको बोलते हैं। लेकिन सोच के देखेंगे तो आप खुद समझ में आएगी कि बॉल को इस तरफ को फोर्स लगानी ही पड़ेगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तभी वो जो रस्सी है वो सीधी हो पाएगी। नहीं तो फिर ये जो है पूरे चक्कर लगा ही नहीं पाएगा, ये तो कहीं बॉल यहीं पे बीच में आके गिर जाएगी, तो गोल कैसे घूमेगी। यानी कि जो फोर्स इधर है सेंट्रीपिटल, ऐसी ही एक इक्विवेलेंट फोर्स इधर लगेगी सेंट्रीफ्यूगल के नाम से, जिसको कि हम बोल देते हैं सूडो फोर्स भी बोल देते हैं दोस्त। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए, ये एक इमेजिनरी फोर्स है इसीलिए सूडो फोर्स बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। आप देखिए, जैसे आप ये रोड पे जा रहे हैं, रोड पे अगर आप ऐसे गोल घूम रहे हैं तो आपका क्या होगा, ये जो रोड का सेंटर है ना, इस तरफ यहाँ क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आप देखिए, जब बाल्टी है, एक बाल्टी को अगर आप तेजी से यूं घुमाना शुरू कर देंगे ना, एक बाल्टी को, उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, अगर चाहे वो ऊपर भी पहुंचे तब भी नहीं गिरेगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, आप देख लेना, चाहे आप एक कोई भी ग्लास लो पानी का और उसको ना आप खुद मत ऐसे करना है ना, आप उसको किसी गोल सी ऐसे सांचे में एक जगह पर अटैच कर दो और उस सांचे को यूं घुमा दो पूरा, तो भाई जब वो ग्लास ऊपर पहुंचेगा ना ऐसे, तो उसका पानी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो इतनी स्पीड से है कि वो जो पानी है ना, पानी उधर को जा रहा होगा, पानी उधर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा होगा और इधर यहाँ बाल्टी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से वो पानी बीच में ही अटका पड़ा रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आप देखिए बैंकिंग ऑफ रोड किया जाता है। कई बार आप हाईवे से गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड को सीधा यूं शार्प टर्न नहीं बनाया जाता, उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता है, रोड को थोड़ा सा ऐसे करके और यूं करके शार्प टर्न बनाया जाता है। वो क्यों थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखिए सीधा रोड को गोल नहीं घुमाया, इसने थोड़ा सा ऊपर को करके गोल ऐसे घुमाया है रोड को। क्यों, इसका कारण है, अगर सीधा शार्प ऐसे ही गोल घूमेगी ना कार या कोई बाइक तो वो गिर जाएगी, जबकि अगर रोड को बैंक कर दें, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, बैंक कर दिया है रोड को, ये अक्सर पेपर के अंदर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बैंक करने का क्या पर्पज है कि जैसे ही देखिए ऐसे बैंकिंग करेंगे तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन देखो टायरों पे, देखो फ्रिक्शन यहाँ को लगेगा और जो नॉर्मल फोर्स पहले ऐसे लग रही थी अब वो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी, ऐसे। तो आप क्या है, नॉर्मल फोर्स को ब्रेकेज करेंगे, नॉर्मल फोर्स को एन कोस थीटा इधर कर देंगे, एन साइन थीटा इधर, तो एन साइन थीटा ऐसे लगा और एक इधर देखिए कि फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऐसे था तो फ्रिक्शन को ऐसे ले लिया, एफ कोस थीटा ये ले लिया। ये दो फोर्सेस एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगी। और देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे घुमाते हैं किसी चीज को, ऐसे घुमाते हैं धागे से बांध के, तो वो अगर आपने ऐसे नहीं रही सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो कभी भी घूमेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं रही तो वो तो फिर बल खत्म हो गया, उसमें बल से पड़ गया ऐसे ऐसे करके, तो धागा अगर ढीला हो गया तो फिर तो खत्म ना काम, धागा स्ट्रेट रहेगा तब तो जाके वो घूमेगी बॉल। तो वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ पे ये देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एक तरह से, यानी सेंटर की तरफ लग रही है। अगर ऐसा है तो ये पूरा का पूरा गाड़ी आराम से गोल चक्कर लगा लेगी, गिरेगी नहीं। ठीक है दोस्त, गिरेगी तब जब ऐसी कंडीशन अराइज हो जाएगी कि प्लेन रोड के अंदर ही गोल गोल बार बार घूमना पड़ रहा है। सेम यहाँ पे साइकिलिस्ट का भी केस है कि साइकिल वाले को अगर देखिए चक्कर काटना है तो चक्कर उसे, अब वो चाहता है कि गिरे ना, तो आपको लंबा चक्कर काटना पड़ेगा ताकि आप गिरे ना। अगर आप बिल्कुल एकदम छोटा सा ऐसे चक्कर काटेंगे तो आप तुरंत साइकिलिस्ट जो है वो गिर सकता है। फिर और इसके अंदर देखें तो जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ देखिए इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो कैसे घूम पा रहे हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही घूम पा रहे हैं। सेम ऐसी अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है,
वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही लगा पा रही है। फिर ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो आपका घर के अंदर एक जार है, मान लो इसके अंदर एक मोटर चलाई जाती है, तो जो फैट है वो हैवी पार्टिकल वो इधर इकट्ठे हो जाते हैं और जो छाछ या फिर लस्सी है वो बीच में रह जाती है, फिर यहाँ से मक्खन अलग कर लेते हैं। इसको पूरे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेंट्रीफ्यूज ही है ये पूरे का पूरा। हैवी पार्टिकल्स देखिए जब ऐसे गोल घूमते हैं तो वो इधर आके टकरा के यहाँ पे जुड़ जाते हैं और बीच में जो है वो लाइटर पार्टिकल रह जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रोटेशन होगी। रोटेशन के थ्रू हमने क्या किया, हैवी पार्टिकल्स को साइड में जमा के और उसमें से मिल्क में से एक तरह से क्या कर दिया हमने, बटर निकाल लिया अलग, और बाद में क्या बच गया, वो बटर मिल्क बच गया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल इसके हो गए। अब हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। सबसे पहला लॉ देखिए न्यूटन का क्या है, ये मच्छरों ने दुखी कर लिया है भाई, बहुत परेशान करते हैं भाई मच्छर ये। आप देखिए न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है ना, यहां पे ये रेस्ट में पड़ी है तो ये सालों साल रेस्ट में पड़ी रहेगी। कोई माइका लाल नहीं है जो इसको मोशन में लाए, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, ये ऐसे के ऐसे ही पसरी रहेगी। यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर नहीं लगती, तब तक क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर लगेगा। इनर्शिया बोलता है कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में यूं चल रही है तो वो यूं ही चलती रहेगी सालों साल, वो रुकेगी ही नहीं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन है, लेकिन अगर एक किसी ने यूं ठक करके मारा तो वो, अगर मान लीजिए नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉल ऐसे ही चलती रहेगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये ग्रास की जगह पे मान लो एक बर्फ की सिल्ली है, बर्फ की सिल्ली पे मान लो बिल्कुल फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया जाए, है ना, तो ये बॉल क्या है, यूं ही चलती रहेगी उसके ऊपर। ये बॉल यूं ही चलती रहेगी उसके ऊपर, ये रुकेगी नहीं कभी। हाँ, बर्फ की सिल्ली खत्म हो जाए तो रुक जाएगी, नहीं तो ये यूं ही चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन तो है नहीं कोई भी, जीरो कर दिया हमने फ्रिक्शन, तो ये जिस मोशन में है वो उसी पे चलती रहेगी। फ्रिक्शन तो एक फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी तो फिर तो वो रुकेगी ही रुकेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये एक डब्बा है, डब्बे के इस तरफ एक व्यक्ति जोर लगा रहा है, एक इस तरफ लगा रहा है, तो अगर तो ये देखिए ज्यादा जोर लगा दे तब तो अलग बात है, अगर दोनों एक बराबर ही जोर लगाते रहेंगे तो ये डब्बा यहीं के यहीं रहेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर बहुत जोर लगा दें तभी इसको हिला पाएंगे, नहीं तो ये यहीं का यहीं रहेगा। फिर देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की मैं बात करता हूं और इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करता हूं। आप देखिए कि जैसे ये ट्रक है, अब ये ट्रक क्या है, मान लो एक स्पीड से चल रहा है, सपोज कीजिए ये ट्रक 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब इसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ, वो भी किस स्पीड से चल रहा होगा, फिर 70 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन मान लीजिए कि आगे से कोई व्हीकल आया और इस ट्रक ने तुरंत ब्रेक लगाई 70 किलोमीटर पे ही, तो क्या होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, ऊपर जो चीज पड़ी है वो आगे जाके गिरेगी ठक करके। क्यों गिरेगी? क्योंकि आप देखिए ये तो जीरो स्पीड कर दी, ये तो रुक गया तुरंत से, लेकिन देखिए यहां तो क्या हो गया, स्पीड जीरो हो गई तुरंत से, लेकिन यहां पे क्या है, इसकी स्पीड अभी भी 70 किलोमीटर पर आवर से है। इसको थोड़ी पता था कि ब्रेक लगानी है, इसको थोड़ी पता था डब्बा जो ऊपर पड़ा कि ब्रेक लगानी है, ये तो 70 से चल रहा है ये 70 से चल रही थी, इसने एकदम से रोक लिया, तो भाई ये तो 70 से चलता रहेगा ना, तो इस वजह से आगे जाके ठा करके नीचे गिर जाएगा, जिस वजह से हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया एक तरह से। ठीक है, ऐसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा कि जो रेस्ट में पड़ा वो हमेशा रेस्ट में ही पड़ा रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन भी ये मैंने बता दिया कि क्या होता है बस। और एक और चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा और वाइस वर्सा भी, यानी जितनी भारी चीज होगी उतना ही उसको हिलाने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो वहीं के वहीं पसरी रहेगी। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? ये होता है इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम का सिंपल सा अगर मैं मतलब बोलूं तो एक कोई भी मास है, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पर अगर पहुंचाना है एक वेलोसिटी के साथ, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अगर मैं एक भाषा में बोलूं तो P जो होता है मोमेंटम होता है, P से डिफाइन करते हैं इसको, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। फिर वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, P इज इक्वल टू mv से करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक बेसबॉल है जो फ्लाइंग कर रही है एयर के थ्रू, या फिर एक बुलेट है जो गन से निकली,
तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोमेंटम के ही हैं। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगता है। अब आप देखिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एग्जैक्टली क्या होता है। ये जैसे कार है 200 केजी की, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और ये जो है ये 100 केजी की कार है, लेकिन ये 0 मीटर पर सेकंड पे यानी कि रुकी हुई है। अगर ये कार इसकी तरफ आ रही है तो इसको टक्कर मारेगी तो खुद की इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और अपनी वेलोसिटी ये इस कार को दे देगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर मेरे को मेजर करना हो तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में देखिए क्या होगा बिफोर वाले में, कि यहाँ जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां का देखिए मास इंटू वेलोसिटी दिस प्लस मास इंटू वेलोसिटी दिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कैसे होगा आप देख भी लीजिए। 5 दूनी कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी है ना, 5 इंटू 200 ये हो गया 1000। ऐसे आप यहां देखिए 200 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी 1, तो ये हो गया 200 यहाँ का मोमेंटम, यहाँ का कितना हो गया 100 इंटू 8 800 हो गया। तो 800 और 200 कितना हो गया 1000, और इधर तो 1000 था ही। बिफोर एंड आफ्टर में कितना मोमेंटम हो गया हमारा, 1000 का ही हो गया। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इंपल्स की तरफ। इंपल्स क्या होता है कि जब बहुत हाई फोर्स, एक लार्ज फोर्स लगती है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वहां पे क्या होता है, एक ये किस लिए लगती है, कैसे लगती है, ये क्या होता है कि जैसे ही देखिए कोई एकदम से हाई स्पीड में चीज आई तो वो आपके हाथ पे आई है ना, तो वो एकदम से इंपैक्ट आपके हाथ में डालेगी, तो वो क्या है इंपल्स क्रिएट कर रही है। और इससे होता क्या है, एक लार्ज चेंज इन मोमेंटम होता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, लार्ज चेंज इन मोमेंटम यहां पे देखने को मिलता है। इंपल्स को हम किससे डिफाइन करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, हम इससे जे से डिनोट करते हैं, इसी को इंपल्स बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड जो है इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वो न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी कि फोर्स इंटू टाइम इसकी एक तरह से यूनिट होगी, कि बहुत सारी फोर्स लगी। आप देखिए ना, जे इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम हो गया, एक तरह से बहुत सारी फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आई। ठीक है, अब ये होता तो ऐसे फोर्स इंटू डी टी है, या जे इज इक्वल टू एफ डी टी होता है, उसकी इंटीग्रेशन होती है। लेकिन अब उस चक्कर में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि फिर आपको चीज़ें वो सब समझ में नहीं आएंगी, कैलकुलस समझ नहीं आएगा, और वो सेंस भी नहीं बैठती कि वनडे एग्जाम्स के लिए उसके बारे में कुछ बताया जाए। ठीक है भाई, अब इसका एग्जाम्पल अगर मेरे को देना हो तो मैं कैसे दूंगा। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, जब भी बॉल आती है तो क्रिकेटर क्या है कि जैसे ही फील्डर के हाथ में बॉल आई तो क्या वो ऐसे करके रखता है, यूं करके और यूं पकड़ ले, ऐसे नहीं करता। जैसी बॉल आई ना वो यूं करता है। आप कभी भी देख लेना, यूं बॉल आई यूं करके यूं करेगा हमेशा। वो ये जो यूं कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए वो क्यों करता है यूं, वो इसलिए करता है कि यहाँ पे जब पहली बार बॉल आएगी तो अगर वो यूं ही करके रखेगा तो टक करके उसके हाथ को लगेगी और लाल कर देगी उसके हाथ को, पूरी फोर्स यहीं पे लगा देगी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीचे कर लेगा तो वो बॉल को क्या कर रहा है, टक करने ही नहीं दे रहा। यहां पे जैसी बॉल आई, हाथ को तुरंत नीचे किया तो बॉल भी उसके साथ साथ नीचे आ गई, बॉल उसको लगा ही नहीं पाई वो पूरी की पूरी फोर्स। फिर यहां पे और नीचे कर लिया तो बॉल भी अब हैप्चुअल होगी, बॉल को लगा कि अरे अब तो मैं दूसरे के हाथ में आ गई हूं, तो जो इसका चल रहा है बहाव उसी में चलती हूं, तो यानी कि बॉल अब उसके हाथ को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसके हाथ के अकॉर्डिंग ही चलने लग गई है। ऐसे ही आप देखिए कि ट्रेन होती है, तो एक ट्रेन की बोगी और दूसरी ट्रेन की बोगी के बीच में रबर्स की कुछ ऐसे ऐसे लगाई होती हैं, जिसमें आप एक बोगी से दूसरी बोगी में भी जा सकते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं, ये शॉकर एब्जॉर्बर हैं एक तरह से, कि जब भी ट्रेन चले तुरंत या रुके कभी भी, तो आपस में ये कभी भी दूसरे डिब्बे को नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर ऐसे ही जोड़ देंगे तो ये बहुत सारा नुकसान एक दूसरे के डिब्बे को पहुंचाएंगे और सारे का सारा फिर ट्रेन ही खराब हो जाएगी। ऐसे ही आप देखिए आपके व्हीकल्स में शॉकर लगाए होते हैं, तो ये वही बताया कि यहाँ पे जो शॉकर्स भी लगाए होते हैं, ये शॉकर्स किस लिए लगाए होते हैं कि तुरंत से मान लीजिए बम्पर आ गया तो आप अगर शॉकर नहीं लगाया होगा तो आपका व्हीकल जाएगा, दूसरा आप भी ठक करके लगेगा, तो आपकी कहाँ लगेगी आप समझ सकते हो, आपकी तशरीफ में क्या हाल होगा, खुद समझदार हैं आप। ठीक है, इसीलिए शॉकर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये सारा इंपल्स क्रिएट करता है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करता हूं, ये हमेशा बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि देखिए जो फोर्स लग रही है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स, वो जिस भी डायरेक्शन में लग रही है वो ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। और वहां पे इसको अगर आपको देखना इमेजिन करना है तो वो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे होगा आप देखना, यानी कि जो फोर्स लग रही है, इसने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा एम वी।
अब अगर यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, डेल्टा मतलब चेंज है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए आप कि m कांस्टेंट है अगर, ठीक है, मास जो है वो बदल नहीं रहा है, तो मास को बाहर निकाल लेते हैं। और ये क्या हो रहा है आप समझना, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम हो रहा है, ये भी आप समझ लेना, विद टाइम। तो आप देखिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो एक कांस्टेंट k लिखना पड़ेगा, m को बाहर निकाल लेते हैं और साथ में यहाँ लिख देते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t। आप देखिए f इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू एम ए हो गया। ये डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या हो गया, वेलोसिटी में चेंज, अब विद टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अगर k 1 है तो आप बोलेंगे f इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, ma हो गया फॉर k इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ जी। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि फोर्स इज इक्वल टू ma कैसे आया है। बस आप में से 10 लोग ये पूछेंगे कि k को 1 क्यों ले लिया, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको k को 1, ज़्यादा डीप में मत जाइए, सीधा आप समझ लीजिए कि k को 1 लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये डब्बा है, डब्बे को आपने F1 फोर्स लगाई एक्सटर्नल, तो ये अगर a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो इसका मास m1 है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फोर्स क्या लगी, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स F1 लगाई है किसके बराबर है, m1 इंटू a के बराबर हो जाएगी। बस ऐसे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। सेम वही चीज़ है, आप देखिए ये जो मैंने आपको m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर दिया, वो करके दिखा दिया। असली में ये क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरे का पूरा फॉर्मूला f इज इक्वल टू m में बनता है। अगर कोई जानता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो वो इससे समझ सकता है, नहीं तो जो दूसरा तरीका मैंने बताया उससे समझ सकता है, उससे सभी को समझ में आ जाएगा। अब मेरे को आती है ये सब चीज़ें, लेकिन मैं अब डीप में जाऊंगा तो फिर बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बैठता, और वो वनडे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। जो उसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ये लास्ट लॉ है न्यूटन का। तो इसके अंदर ये क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज बदले में आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, आपको कूदना है, तो कूदना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे फोर्स लगाएंगे और फिर ऊपर को जाएंगे, यूं नीचे फोर्स लगाएंगे ऊपर, आप जमीन को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे और जमीन आपको यूं ऊपर को धकेल देगी, तो यानी कि आप ऊपर को जाएंगे। ऐसी रॉकेट का सीन है, ये थ्रस्ट क्रिएट करता है, ये नीचे को पूरा इसके पिछवाड़े में आग लगाता है और ये नीचे को फोर्स मारता है, फोर्स मारेगा तो जमीन इसको ऊपर को फोर्स मारेगी और पटक देगी ऊपर को जाके, इतनी स्पीड से जाएगा ये, है ना। तो ये कैसे जाता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा गेम रहता है कि यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा प्रोपल्शन हो रही है, कितना ज़्यादा फोर्स ज़मीन पे लगा रहा है, उस हिसाब से ही तो ज़मीन इसको ऊपर को फोर्स लगा के भेजेगी। ठीक है, ऐसी आप देखिए गन है, गन में से जैसे ही आपने बुलेट फायर किया तो वो बुलेट आगे जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि गन में से यूं ही चला जाता है बस बुलेट स्मूथली? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने यूं ढीले हाथों से बुलेट चला दी ना, यूं करके टक, है ना, आपके हाथ तो गए, समझ लेना। क्यों? क्योंकि जितना जोर से बुलेट आगे जा रही है ना, वो तभी जा रही है जब वो उतनी ही जोर से इसको गन को पीछे को धकेलेगी, यानी कि आपके हाथ में तुरंत से टक करके यूं आपका हाथ हिलेगा। क्यों हिलेगा? आपके हाथ को एक इंपल्स देगी, शॉक देगी तुरंत से ही, तो वो इसीलिए देगी क्योंकि वो पहले पीछे को आपके हाथ को धकेल के तभी आगे बढ़ सकती है, ऐसे नहीं बढ़ सकती है वो। अब मैं आपको एक कमाल की चीज़ और बताता हूँ। आप देखिए कि आप जब चलते हैं तो बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन पीछे को लगता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप ऐसे चल रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उधर को लगेगा कि इधर को, तो आप बोलेंगे कि यूं चल रहा हूं, आगे को चल रहा हूं, तो फ्रिक्शन यूं लगेगा पीछे को। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मैं तो आगे को जा रहा हूं, इसलिए फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है। गलत, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए जो आप सोच रहे हैं इसका उल्टा रहता है, फ्रिक्शन में हमेशा ज्यादातर ऐसे रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो, जब आप चल रहे हो, आपने एक पैर यहां गाड़ दिया तो आप इसको पीछे को घसीट रहे हो। जब पीछे को जमीन को घसीट रहे हो ना, तो फ्रिक्शन आपके आगे को लगेगा पैर में। आप पीछे को यूं घसीट रहे हो जमीन को, और आप आगे किस लिए बढ़ पा रहे हो? आपको क्या लगता है कि ये पैर से आप आगे बढ़ रहे हो? ध्यान देना, आप दूसरा पैर आगे यूं रखते हो, इससे तो आप यूं घसीट रहे हो जमीन को, दूसरा पैर आप आगे रखते हो, फिर इस पैर से घसीटते हो, फिर पहले वाला आगे रखते हो, यानी दूसरा पैर आगे रख रहे हो, इसलिए दोस्त आप आगे बढ़ रहे हो, समझना। तो ये जब आप यूं घसीट रहे हो जमीन को पीछे, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ना कि पीछे की तरफ। ये आप ध्यान रखना, अक्सर हम गलती फ्रिक्शन के अंदर कर देते हैं, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन जो है आगे को लगेगा, और आप जो रबिंग कर रहे हैं वो पीछे को कर रहे हैं। तो ये एक्शन और रिएक्शन हो गया।
ऐसे ही आप देखिए कि एक व्यक्ति है, बोट है जैसे पड़ी हुई, यहाँ पे पानी में देखिए फ्रिक्शन कम रहता है, तो जैसे ही ये व्यक्ति अपना एक पैर यूं करके यहाँ पे किनारे पे आएगा तो होगा क्या कि जब ये किनारे पे आएगा तो इसको पुश करना पड़ेगा बोट को पीछे को, तभी ये किनारे पे आ सकता है। तो जैसे ही पुश करेगा तो आप देखिए कि बोट भी इसको पुश करेगी और ये खुद तो इधर आ जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में बोट पीछे को चली जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। कायदे से अगर मेरे को समराइज करना हो तीनों लॉज को, तो पहला लॉ है वो बोलता है कि कोई चीज जो रेस्ट में है वो रेस्ट पे ही रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। सेकंड लॉ बोलता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। तीसरा लॉ बोलता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तीन लॉ हो गए न्यूटन के। अब लास्ट चीज इस सेक्शन के अंदर देख लेते हैं फोर्स के अंदर, ये है मशीन। मशीन के अंदर देखिए क्या रहता है, एक लीवर सिस्टम रहता है। अब लीवर सिस्टम होता क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। इसके तीन पार्ट होते हैं लीवर सिस्टम के, एक होता है एफर्ट, एक होता है फ्लक्रम, एक होता है लोड। आप देखिए कि जैसे ये पूरी की पूरी बीम है, आपको अगर ये लोड ऊपर को उठाना है, ऊपर को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लक्रम है ना, इसको लोड की तरफ ज्यादा रखिए, अपनी तरफ कम रखिए। अगर आप अपनी तरफ इस फ्लक्रम को कर लेंगे तो आपको नीचे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये उठेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ रखेंगे लोड की तरफ, ये सारा टॉर्क का कंसेप्ट है एक्चुअली, तो फ्लो इस तरफ रखेंगे तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये लेंथ बढ़ गई है, तो वो फोर्स इंटू लेंथ का कंसेप्ट होता है टॉर्क में, है ना। तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ये इजीली ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन भाग हो गए। एक हो गया फ्लक्रम जिसके सहारे ये दोनों चीजें टिकी हुई हैं, दूसरा हो गया लोड जिसको आपको उठाना है, तीसरा हो गया आपका एफर्ट कि आप यूं लगाएंगे और लोड ऊपर को उठ जाएगा। यही चीजें फ्लक्रम वगैरह वाली हम इसमें भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर को देखिए, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। मैं एक तरफ का समझा देता हूँ। कैंची है, जैसे कैंची में देखिए यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, यूं करके कैंची को बंद करेंगे, ये खोलेंगे, तो ये एफर्ट लगाया। यहाँ ये किसके सहारे पे टक है कैंची, ये फ्लक्रम के सहारे पे टक है। फिर कट क्या रहा है आपका, लोड कहाँ पे है, ये आगे जो इसके ब्लेड्स हैं यहाँ पे आपका लोड है। तो ये होगा पूरे का पूरा लीवर सिस्टम कैंची का। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई जो आपके घर के आसपास स्वीपर वगैरह साफ सफाई करते हैं, अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ देखा होगा, तो यहाँ पे एक पहिया होता है, ये पूरी की पूरी गाड़ी सी होती है, और यहाँ पे देखिए वो यूं करके एफर्ट लगाते हैं, यूं करके उठाते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूरे का पूरा लोड पड़ा होता है, या फ्लक्रम जो है ये पहिया हुई फ्लक्रम होता है। फिर ऐसे आप जिम में जाते हैं तो आप देखिए यूं करके आप जब लोड उठाते हैं तो ये जो हाथ में आपके डंबल होता है, ये होता है फोर्स ऑन दी लोड, है ना। और जो ये आपकी एल्बो है, ये क्या होगी, फ्लक्रम, और जो एफर्ट हो गया वो आपका ये जो डोला है ना, ये क्या हो गया, आपका एफर्ट हो गया। ये सारा वही समझा रखा है। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो ये सारे का सारा मैंने रिटन फॉर्म में यही सब समझा रखा है, जो मैंने अभी आपको मुंह जुबानी बोल के बता दिया। ये हो गया मशीन का पार्ट जिसको हम लीवर बोलते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा। पूरा जी जान लगा के मैंने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं आपको कि जो आपको शायद रियल लाइफ में पहले भी नहीं पता था। आपका रियल लाइफ का ज्ञान भी बड़ा होगा इससे, इतना तो मुझे श्योरिटी है। और मेरे अंदर जितनी भी फिजिक्स भरी हुई है ना, क्योंकि बचपन से साइंस बैकग्राउंड रही है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक आसान भाषा में मैं फिजिक्स को समझा पाऊँ। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके जीवी कक्षा ऐप को 5 तारे की रेटिंग जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी सबको भी समझ में आए कि हाँ, हम पूरा एफर्ट मार रहे हैं। 3-4 घंटे से ज़्यादा मैं सोता नहीं हूँ, पूरा दिन एफर्ट मारता हूँ केवल और केवल आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके तक अच्छा कंटेंट पहुँच पाए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।